हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स आईक्यू। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो। तो हमने, अगर आपको याद हो तो हमने 5 वीडियो पहले से ख़त्म कर लिए हैं इसके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, रेट कर, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शेयर प्लीज, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, तो शेयर जरूर करिए। आज से हम फॉर्मेट इसका कैसा है, आप लोग पॉज करके ये फॉर्मेट अपनी कॉपी पे लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। देख लेते हैं गाइज। जैसे हमने बोला था कि डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में क्या आता है, इनकम। अब हम इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो गाइस जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी हम ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। उससे पहले हम ये नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए अभी हमने देख लिया है कि आखिर इसका फॉर्मेट कैसा है। अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसे नोट कर सकते हो। अब हम कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है वो जानेंगे। सबसे पहले हमने अभी तक इतना पढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आखिर ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज़ एन एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। गाइस, एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है ये कि आपको एक साल तक ही ये नहीं काम आएगा, ये आपको साल दर साल काम आता रहता है। जैसे गाइस, आप एक मशीनरी खरीदते हो, आपको अगर पता हो तो मशीनरी जो होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी मशीनरी यूज में लाती हैं, उनका कॉस्ट कितना महंगा होता है। लेकिन उनका कॉस्ट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हुआ ये, बट क्या एक ही साल वो मशीनरी चलेगी? ऐसा तो नहीं है गाइज। वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, बहुत दिनों तक चलती है। तो इस टाइप का एक्सपेंडिचर जो होता है, जैसे हमने मशीनरी में इन्वेस्ट किया, तो वो इस टाइप का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कैपिटल expenditure. It result in the acquisition of asset which are used for the furtherance of activities carried by the on बाय द एनपीओ। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है एसेट को खरीदने के लिए, जो कि बहुत दिनों तक जिनका यूज एनपीओ करता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करता है, वैसे एसेट जो हम खरीदते हैं उसके लिए जो हमें खर्चा होता है, जो एक्सपेंसेस हमें लगता है, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एग्जाम्पल भी गाइस यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड एनी एडिशन देयर टू। मतलब कॉस्ट, लैंड जो हम खरीदते हैं तो लैंड दिन बाय दिन वो वहीं रहेगा, वहां से कहीं नहीं भागेगा। बिल्डिंग, बहुत बड़ा बिल्डिंग हमने खरीदा अपनी बिजनेस के लिए, तो क्या वो एक ही साल में उड़ जाएगा? मतलब ऐसा तो होगा नहीं गाइस। तो ये सब चीज़ें पर अगर हम एक्सपेंस करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। अगर आपको कुछ समझ में न आए तो कमेंट करके आप पूछ लेना। अब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज एन एक्सपेंडिचर द बेनिफिट्स ऑफ विच आर एक्सपायर्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो सिर्फ एक साल के भीतर ही ये खत्म हो जाएगा। In case of an NPO, such expenditure means expenditure incurred for social or charitable activities carried on by the NPO। मतलब ये बोला है कि NPO के केस में ऐसा एक्सपेंसेस जो कि सोसाइटी के लिए या चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए NPO करता है, वैसा एक्सपेंसेस जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। जैसे गाइस, किसी दिन जैसे कि अभी कोरोना जो आया था तो बहुत सारे लोगों को एनजीओ ने फ्री में खाना खिलाया होगा। तो एक दिन किसी एनजीओ ने खिलाया होगा, तो क्या हुआ, मतलब एक दिन ही खिलाया, तो ऐसा एक्सपेंडिचर कहाँ आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। और एग्जाम्पल इंक्लूड्स मटेरियल यूज्ड, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी, होनोरियम्स पेड, ईटीसी। मतलब मटेरियल्स जो हमने खरीदा है उसमें जो पैसा लगता है, रेंट जो हम अपनी बिल्डिंग का रेंट जो हम भरते हैं, क्या ये हर मंथ हमें भरना पड़ता है?
तो हर मंथ हमें पैसा उसके लिए देना पड़ता है। फिर इंश्योरेंस जो हम अगर लेते हैं उसके लिए हर मंथ हमें पे करना पड़ता है। सैलरीज जो हम लोगों को देते हैं वो भी सैलरीज हमें हर मंथ देनी पड़ती है। तो इस टाइप का जो एक्सपेंसेस होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। अब है रेवेन्यू रिसिप्ट। एनी इनकम रिसिप्ट फ्रॉम द एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म एज रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब ऐसा रिसिप्ट जो कि बहुत हमेशा हमें मिलता रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत रेयरली मिला या बहुत बड़ा अमाउंट हो उसका, ये नॉर्मली हम पाते ही रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इंक्लूड सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स जो हर मंथ हमसे जुड़ते हैं तो वो हर मंथ हमें सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, तो ये हमें हमेशा मिलता ही रहता है। तो ये क्या कहाँ में आ जाएगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट आ जाएगा। फिर जनरल डोनेशन जो देते हैं लोग, रेंट रिसिप्ट, अगर कहीं हमने रेंट लगाया हुआ है तो वो भी हमें हर मंथ मिलेगा। तो ऐसे जो रिसिप्ट होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। अब कैपिटल रिसिप्ट में कौन सा रिसिप्ट आएगा, रिसिप्ट अदर देन रेवेन्यू रिसिप्ट आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। मतलब जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है वो कैपिटल रिसिप्ट है, ये बोल रहा है इसमें। रिसिप्ट फ्रॉम डोनर ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन आर आल्सो टर्म एज कैपिटल रिसिप्ट। मतलब किसी स्पेशली अगर किसी चीज के लिए आपको किसी ने कुछ दिया है, पैसा दिया है, दान किया है, तो वो जो चीज होगा वो कैपिटल रिसिप्ट आपका कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या आएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस। गाइस लाइफ मेंबरशिप फीस जैसे कि नाम से ही पता है कि ये ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा मिलेगा। उस आदमी ने पूरे जीवन के लिए आपको एक बार पैसा दे दिया है, अब वो बार बार नहीं देगा, तो ये कौन सा रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट होगा। उसके बाद फर्नीचर, लैंड, कॉर्पस डोनेशन, ये सब सारी चीजें आती हैं। अब है गाइस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बट गाइस इसमें भी कुछ डिफरेंस है जो कि हम अभी कवर करने वाले हैं। सबसे पहला डिफरेंस है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और डिफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। मतलब इसका क्या मतलब है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या निकालता है, सरप्लस और डिफिसिट निकालता है। वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या निकालता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ आ गया। उसके बाद ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट मोटिव कंपनियां बनाती है। मेथड, इट इज अन if an organization maintains a complete set of books, this account is prepared for trial balance. If complete set of books is not maintained, it is prepared for receipt and payment account and additional information available. ये कैसे बनेगा, आपके पास complete set of books है, अगर आपके पास मेंटेन आपने किया हुआ है तो ये आप बना सकते हो ट्रायल बैलेंस के तर्ज पे। अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस नहीं है तो आप कहाँ से बनाओगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होना चाहिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से बनता है, इसके लिए ट्रायल बैलेंस होना चाहिए और अदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये भी एक ये है। उसके बाद बैलेंस इन दिस अकाउंट इज टर्म एज आइदर ए सरप्लस और ए डेफिसिट। बैलेंस जो इसका होता है हमने हमेशा पढ़ा है कि यहाँ पे जो सरप्लस होगा या डिफिसिट होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं तो नेट प्रॉफिट होगा नहीं तो नेट लॉस होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे एक टीचर जो है वो हमेशा बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।